तो आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। बच्चों का मीडिया। मतलब वो साधारण सी लगने वाली कविताएं जो बचपन में हम सबने सुनी हैं। सुनने में भले ये मामूली लगे, लेकिन इन बाल कविताओं के पीछे का जो ढांचा है ना, वो एकदम वैज्ञानिक और एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। इस विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी, कानों को अच्छी लगने वाली धुन के पीछे एक बहुत ही गहरी शिक्षा पिरोई जाती है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे बार बार दोहराई जाने वाली ये कविताएं चुपचाप बच्चों के दिमाग में एक पूरा का पूरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क तैयार कर देती हैं। मतलब कभी इस बात पे गौर किया है कि एक छोटी सी धुन के पीछे गणित, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तकनीकें कितनी चालाकी से छिपी होती हैं। ये कविताएं सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। इन्हें बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बड़ी बारीकी से गढ़ा जाता है। आइए देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हाथियों की गिनती का क्रम और कैसे संख्याओं के जरिए पूरी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। हमारी पहली कविता है एक मोटा हाथी, और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये कविता सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि हर एक लाइन में एक नई फिजिकल और लॉजिकल रुकावट पैदा करती है। जरा ध्यान दीजिए। कहानी शुरू होती है एक हाथी से जो बारिश में फंस जाता है। फिर दो हाथी एक पतले से रास्ते में फंसते हैं। इसके बाद तीन हाथी एक छोटी सी साइकिल पर बैठते हैं। मेरा मतलब है, सोचिए, ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। फिर चार हाथी एक सब्जी के ठेले पर गिर जाते हैं और आखिर में पांच हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। अब मजे की बात देखिए, हर एक मुश्किल का हल क्या है? बस एक और हाथी को बुला लो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही चुपचाप, बिना बताए एडिशन या जोड़ने के कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड कर रहा है, जहां हर नई चुनौती एक नया नंबर लेकर आती है। और अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। लगातार बढ़ते नंबर्स और मुश्किलों के बाद इस आखिरी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाता है? हास्य और टीम वर्क से। बंदर अपना जाल हटा लेता है और सभी पांच हाथी एक साथ झूमने और नाचने लगते हैं। असल में ये कोई साधारण एंडिंग नहीं है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये 5 तक सफलतापूर्वक गिनती सीखने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मजेदार इनाम है। ये शानदार पे ऑफ सीखने की इस पूरी प्रोसेस को इतना पॉजिटिव बना देता है कि कहानी और नंबर्स दोनों हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कविताओं में असली और ख्याली दुनिया का अनोखा मिश्रण, या यूं कहें, ऊपर पंखा चलता है कि मजेदार घरेलू कॉमेडी। लॉजिक और नंबर्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस दूसरी कविता के जरिए डोमेस्टिक सररियलिज्म यानी घरेलू अति यथार्थवाद की दुनिया में कदम रखते हैं। अब इस जगह जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ गणित और लॉजिक को एकदम किनारे रख दिया गया है और विशुद्ध कॉमेडी का इस्तेमाल हुआ है। इन शब्दों को ही ले लीजिए, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। सच कहें तो इसका कोई लॉजिकल मतलब नहीं बनता है ना, लेकिन यही चंचल बेतुकी बातें बच्चों की इमेजिनेशन को जकड़े रखने के लिए एक परफेक्ट हुक का काम करती हैं। ये अचानक से आने वाली तुकबंदी ध्यान भटकाती नहीं है, बल्कि फोकस को और भी ज्यादा शार्प कर देती है। अगर इन दोनों पदों के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो एक बहुत ही मजेदार पैटर्न सामने आता है। एक तरफ अजय सो रहा है तो दूसरी तरफ मुन्नी। मूंगफली लाने वाला कैरेक्टर बदल जाता है, लेकिन मामा का कोटा जाना और वहां से तोता लाना ये बिल्कुल वैसा ही रहता है। ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये बहुत ही जाना पहचाना और रिपीट होने वाला है। यही दोहराव इन अजीबोगरीब सीन्स को एक बेस देता है। इससे बच्चों को एक तरह की सिक्योरिटी फील होती है। उन्हें पता होता है कि आगे क्या आने वाला है, और बीच बीच में जो नए एलिमेंट्स आते हैं वो बोरियत को कोसों दूर रखते हैं। असल में यही वो खास कॉम्बिनेशन है जो छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही पावरफुल ऑडिटरी हुक बनाता है। डोमेस्टिक सररियलिज्म मतलब रोजमर्रा की आम स्थितियों को, जैसे कि एक घूमते हुए पंखे के नीचे सोना, किसी एकदम बेतुके और अनएक्सपेक्टेड नतीजे के साथ जोड़ देना। जैसे कि मामा का कोटा से गाना गाने वाला तोता लेकर आना। ये जानी पहचानी चीजों और एकदम अजीब चीजों का जो मिक्सचर है ना, यही इस कविता को इतना बड़ा हिट बनाता है। ये एक नॉर्मल सी दुनिया में जादू भर देता है, जिससे सीखना एक खेल की तरह लगने लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़ी चीज का निर्माण करता है। हमारा तीसरा भाग, इंटरैक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम, यानी निष्क्रिय से सक्रिय शिक्षा की ओर बढ़ना। अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आज के डिजिटल युग में कैसे इवॉल्व होता है।
ओरिजिनल कंटेंट के आखिर में जो प्रमोशनल एड है वो यहाँ एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाता है। एक तरफ हमारे पास हाथियों और छत के पंखों वाली वो पुरानी पारंपरिक कविताएं हैं जिसे हम पैसिव व्यूइंग कहते हैं, जहां बच्चा बस बैठकर स्क्रीन देख रहा है या सुन रहा है, और फिर अचानक से एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस का दरवाजा खुलता है। एप्पल्स एंड बनानास ऐप के लिए एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये देखने वाले को एक शांत दर्शक की कुर्सी से उठाकर सीधे एक्शन में ले आता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये ऐप आखिर किन किन चीज़ों का वादा कर रहा है। इसमें सिर्फ और गाने सुनने की बात नहीं है, ये ऐप पहेलियाँ सुलझाने, गेम्स खेलने, इंग्लिश सीखने, गणित और रंगों की दुनिया एक्सप्लोर करने का दावा करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो सिंपल सी दिखने वाली कविताएं हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़े एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम में एंट्री करने का एक फनल है, एक रास्ता है। कविताएं तो बस अटेंशन खींचने का एक बहाना थी, असली गेम तो इस पूरे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का था। क्लासिक हिंदी कविताओं से लेकर इस ऐप बेस्ड इकोसिस्टम तक का ये पूरा सफर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ हमारे पास एक मोटा हाथी जैसी सदियों पुरानी सांस्कृतिक कविताएं हैं, और दूसरी तरफ एक एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उसी बेस का इस्तेमाल करके मॉडर्न एजुकेशन डिलीवर कर रहा है। तो अंत में ये सवाल जरूर उठता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य में भी हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक कहानियों को आधुनिक सक्रिय शिक्षा के साथ कैसे ब्लेंड करते रहेंगे। बच्चों के मीडिया के इन अंदरूनी तंत्रों को डिकोड करना वाकई कमाल का अनुभव है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बार एक नए विषय के साथ।